हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल फार्मेसी का हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो उसका एक सेकंड पार्ट है, वो हम आज के लेक्चर में कंसीडर करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी यहाँ पर क्या होती है? फूड सेफ्टी इज बेसिकली कि जहाँ पर आपका फूड ग्रो हुआ है, फार्म हुआ है, ठीक है, फार्म हुआ है मतलब आपने सीड लगाया उसका, फिर वो ग्रो हुआ, फिर आपने उसकी कटिंग करवाई, फिर कोई भी उसकी प्रोसेसिंग करवाई, फिर उसके बाद वो मार्केट में आया, फिर आप लोगों ने कंज्यूमर्स को मिला और फिर वो कंज्यूम हुआ। तो बेसिकली इस पूरी चेन के बीच में आपके फूड को सेफ रखना, उस प्रोसेस को हम फूड सेफ्टी का पूरा प्रोसेस कहते हैं कि आपका फूड जो है वो पूरे प्रोसेस के दौरान पे वो वहां पर सेफ रहे। तो बेसिकली फूड सेफ्टी की जो आपके पास डेफिनेशन होती है, बेसिकली फूड सेफ्टी आपकी रेफर्स टू आपकी बेसिकली फूड प्रिपरेशन, जो भी आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट उस फूड की हैंडलिंग और उसके साथ उस फूड की स्टोरेज। तो बेसिकली जहां पर आपका फूड प्रोड्यूस हुआ है उस फूड की प्रिपरेशन से, प्रोडक्शन से लेकर उसकी हैंडलिंग, स्टोरेज अंटिल देन कंजप्शन तक उस फूड को पूरा सेफ करके रखना, उस फूड की पूरी केयर करना कि उसमें कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल डिग्रेडेशन की वजह से उसके जो भी न्यूट्रिशंस पार्ट हैं वो ना कम हो जाएं, इस वजह से आप उसको पूरा सेफ करके रखना फूड सेफ्टी का एक काम होता है। बेसिकली फूड सेफ्टी आप इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, फूड सेफ्टी basically refers to the food preparation, food handling and food storage। और बेसिकली ये सारी चीजें अगर आप कर दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा? इट इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट फूड इलनेस, ऑब्वियसली फूड इलनेस या फिर फूड से कोई इंजरी अगर आपको हो सकती है तो। अब अगर आपने कोई फूड प्रिपेयर किया है, फॉर एग्जांपल फार्मर्स ने आपका फूड बनाया है, फूड वो आपका वहां पर आया, जो भी रॉ है, रॉ मटेरियल जो भी है, आपका पल्सेस है, वीट है, जो भी चीजें हैं वो चीजें वहां पर बनाई है, ये सारी चीजें अगर इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे उसकी टेक केयर नहीं हुई है, उसके ऊपर एक स्पेशल कंसिडरेशन नहीं दी गई है, तो वो फूड कहीं ना कहीं पर आपका डिटोरिएट हो सकता है या फिर जो भी उसकी न्यूट्रिशंस हैं वो कम हो सकते हैं, उसमें कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो बेसिकली फूड सेफ्टी आपको क्या करती है? उस सारे प्रोसेसेस को कवर करके रखती है, वहां पर कोई भी ऐसा ये जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं उनको होने से बचाती है। अब बेसिकली क्या होगा? ये सारी चीजें हो गई, फूड आपका प्रिवेंट हो गया, हैंडलिंग में, स्टोरेज में, हर चीज में आपने फूड को अपना सेफ रखा है। तो इसको सेफ रखा है तो उसका बेसिक एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि फूड की वजह से अगर कोई इलनेस या फिर इंजरी हो रही थी, दैट मीन्स कि अगर पूरे प्रोसेसिंग के टाइम पे फूड अगर किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल चीज की वजह से डिटोरिएट हो गया है तो वो आपको क्या करेगा? फूड इलनेस कॉज कर देगा। मतलब फूड आपने इंटेक किया तो बेसिकली स्टमक इरिटेशन या फिर आपका फूड पॉइजनिंग या कुछ भी आपका इंटेस्टाइन या फिर बॉडी से लेकर के रिलेटेड कोई भी इलनेस क्रिएट कर देगा। तो उस इलनेस या फिर उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? फूड सेफ्टी की ये सारे पैरामीटर्स को कवर अप करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपको एक डेफिनेशन लर्न करने का एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये डेफिनेशंस क्या होती हैं अगर मैं आपको बोलूँगी तो वो थोड़ा बस आप समझ पाओगे, बट उसको सेंटेंस में लिखना, फ्रेम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर पूरा इसको इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं कि आप अपना डेफिनेशन भी खुद से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? फूड सेफ्टी रेफर्स टू फूड प्रिपरेशन, फूड हैंडलिंग एंड फूड स्टोरेज which is intended to prevent food illness and food injury। कि ये सारी चीजें हमने की है तो उसके बाद क्या हुआ? जो भी आपका फूड इलनेस था वो सारी चीजें आपकी प्रिवेंट हो गई है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो भी फूड आपका फार्म में आया, लाइक जो भी फार्मर्स फूड बना रहे हैं, खेत में बना रहे हैं, खेत में हो रहा है, उसके बाद वो जाता है फैक्ट्री में। बेसिकली ये कुछ टर्म्स हैं, फार्म से फैक्ट्री टू फॉर्क। फॉर्क मीन्स आपका पूरा टेबल तक जाना। तो इस पूरी प्रोसेस में जो भी आपकी वाइड हेल्थ हैजार्ड्स होने थे या फिर हेल्थ की वजह से कोई भी ऐसा इश्यूज या फिर इलनेस कॉज होनी थी, तो उस सारी चीज़ों को कंसिडर में रखना आपका फूड सेफ्टी के अंडर में आता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जहाँ पर आपका फूड प्रिपेयर हुआ, ठीक है, यहाँ से आपका फूड प्रिपेयर हुआ है, या जो भी कोई भी आपके रॉ मटेरियल्स हैं, सेरेल्स हैं, आपका वीट है, जो भी कुछ है आपका जो फार्मर्स ने आपको बनाकर दिया है वो बेसिकली, उसके बाद वो फैक्ट्रीज में जा रहा है किसी भी प्रोसेसिंग के लिए उसकी, और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड से उसका पूरा फिनिश गुड बनाने के लिए, या किसी भी चीज किसी भी प्रोसेस के थ्रू वो जा रहा है टिल देन फॉर्क। फॉर्क मीन्स आपकी प्लेट तक,
जब तक आप उसे कंज्यूम कर रहे हो उस वहां तक, तो उसके बीच में अगर कोई भी आपके हेल्थ हैजर्ड्स आ जाते हैं, हैजर्ड मीन्स अगर कोई भी डेंजरस चीज है बेसिकली जो कि आपका क्या करेगी, फूड की वजह से कोई भी इलनेस या फिर इंजरी कॉज करेगी, तो उन सारी चीजों को कवर अप करने के लिए फूड सेफ्टी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी बेसिकली क्या होती है, इसकी एक और अगर हम डेफिनेशन देखें तो फूड सेफ्टी आपकी क्या होती है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन होता है। फूड सेफ्टी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। अब साइंटिफिक डिसिप्लिन में आप क्या करते हो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को यहाँ पर स्टडी करते हो। तो वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके पास क्या होते हैं जिसके ऊपर वो साइंटिफिक डिसिप्लिन डिपेंड रहेगा, वो है आपका एकेडमिक डिसिप्लिन, नेक्स्ट इज केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग। तो बेसिकली क्या है, फूड सेफ्टी आपका एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि डिपेंड करता है इन नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे। दैट इज फूड सेफ्टी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन व्हिच डिपेंड्स ऑन एकेडमिक डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ऑफ द फूड। मतलब जो भी फूड आपका इंटेक हुआ है, बेसिकली आपने ये सारे एक स्कूल्स हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इन सबको मिला करके, इन सबको मिलाकर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा या फिर इन सबको मिलाकर जो भी आपकी फूड सेफ्टी प्रोसेसिंग है वो इन सारे स्कूल से गो थ्रू करेगी। ठीक है, जैसे आपका कोई भी फूड था तो उसका जो भी एकेडमिक डिसिप्लिन था, लाइक उसका जो भी लिटरेचर पार्ट है आपने वो स्टडी करना है, उस फूड का कोई भी केमिस्ट्री, कोई भी केमिकल, उसकी माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, अगर वो किसी चीज से प्रोसेस हो रहा है तो वो सारी चीजें आप फूड सेफ्टी के अंडर में स्टडी करते हो। आई होप ये आपको फूड सेफ्टी का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले भी हमने ये देखा कि फूड सेफ्टी आपका क्या करता है, फूड प्रिपरेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज। तो यहाँ से बेसिकली क्लियर हो गया है कि फूड सेफ्टी का सीधा सीधा ये मतलब हमारे पास यहाँ आता है कि फूड जो आपका फार्म में आया है टिल देन जो फूड आपका प्लेट में आया है उस तक जो भी उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर प्रोसेसिंग हुई है तो उन सब की क्या करनी है, आपको स्टडी करनी है। और अगर उसमें कोई भी हैजार्ड या फिर डेंजरस चीजें आ रही है तो उन सबको कवर अप करके चलना है। बेसिकली फूड सेफ्टी की अप्रोच की अगर हम बात करें कि फूड सेफ्टी बेसिकली करेगी क्या, तो फूड सेफ्टी के आपके पास कुछ डिफरेंट अप्रोचेस हैं। वो क्या करेगी, एक तो आपका हाइजीन मेंटेन करके रखेगी। ऑलराइट, हाइजीन को आपका मेंटेन करके रखेगी क्योंकि आपका जो फूड आया है वो पूरा आपका क्लियर है, हेल्दी फूड है, तो बेसिकली जो भी ह्यूमन बॉडी है उसका हाइजीन आपका यहाँ पर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्या होगी, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फूड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फार्म से लेकर फॉर्क तक जो भी फूड आ रहा है तो उसके बीच में जितनी भी हमने 4 स्कूल्स यहाँ पर डिस्कस किए थे, दैट इज इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, कोई भी उसका बायोलॉजिकल पैरामीटर, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना फूड सेफ्टी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब बेसिकली फूड सेफ्टी बनाता कौन है, फूड सेफ्टी कैसे, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो फूड सेफ्टी बनाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, फूड सेफ्टी के कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपकी हर एक कंट्री बनाती है। जैसे इंडिया है तो इंडिया के कुछ फूड सेफ्टी रेगुलेशंस होते होंगे, तो वो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस क्या होते हैं, पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल होते हैं, पूरी कंट्री को वो चीज़ें फॉलो अप करनी पड़ती है, या फिर कंट्री में या फिर विद इन सम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फूड सेफ्टी के लिए जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आपका WHO है वो पूरा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली, वैसे ही आपका इंडिया पे या फिर एक कंट्री के लेवल के ऊपर अगर कोई एक ऐसा हायर इंस्टीट्यूट है, हायर अथॉरिटी सेंटर है, तो वो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, बनाता है और एनफोर्समेंट करवाता है। एनफोर्समेंट मीन्स बेसिकली एप्लीकेबल करवाता है पूरी कंट्री के ऊपर, या फिर जो भी अगर कंट्री के सम डिफरेंट पार्ट्स, वहां पर वो सारी चीजों की एनफोर्समेंट करवाता है। जो भी आपका लॉ उसने निकाला है कि आप फूड सेफ्टी के अंदर ये सारे पैरामीटर्स कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, या जो भी उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है, उन सब चीजों को यहाँ पर वो एनफोर्समेंट करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड सेफ्टी के बाद हमारा एक टॉपिक आता है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। फूड सेफ्टी और ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली एक थ्योरेटिकल पार्ट होती है, तो जितना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आप उतना अच्छे से लिख पाओगे। उसके साथ साथ आपको कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज और जो भी आप एक्सप्लेन करने, आप लिखना चाह रहे हो उसके लिए एक फ्रेमवर्क आपके पास होना मैंडेटरी है। इसलिए मैं आपको इस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप वो सारी चीज़ों को, जो आपके पास टर्म्स हैं, उनको आप पकड़ के अपना पूरा सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। क्लियर है? फूड सेफ्टी का ये सारा मैटर आपका यहाँ पर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। अडल्ट्रेशन क्या होती है? अडल्ट्रेशन का बेसिक मतलब हमारे पास आता है
मिलावट। ठीक है, मिलावट मतलब किसी भी फूड में किसी भी तरीके की कोई भी अडल्ट्रेशन करना, उसमें मिलावट करना, आपका क्या कहलाता है? अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। की आपका कोई भी फूड आया है, जैसे एक अच्छे हेल्दी फूड में आपने क्या किया, उसका कोई भी सिमिलर उसके जैसे दिखने वाला या उसके जैसे कलर वाली चीज, वो चीजें आपने क्या कर दी, उसके अंदर मिला दी। इसमें हम एग्जाम्पल्स को आगे स्टडी करेंगे, तो आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे आपका आता है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च। काली मिर्च हम सबने देखी है, राइट? तो काली मिर्च ऐसी कुछ राउंड शेप्ड होती है। अब इसकी अडल्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हो? मतलब इसके अंदर अगर आपको कुछ मिलावट है, मिलावट करने वाला मतलब क्या करेगा? अब इसके अंदर क्या मिला देगा? आपके पपाया सीड्स। देखे हैं आपने पपाया सीड्स भी, वो भी ब्लैक कलर के होते हैं, राउंड राउंड होते हैं, राइट? तो अडल्ट्रेशन मीन्स क्या होगा? सिमिलर, जैसे अगर वो चीजें आपस में सेम दिख रही हैं, या फिर उनकी जो विजुअल अपीयरेंस है वो सेम है, या फिर कुछ भी अगर थोड़ा सा भी माइनर डिफरेंस है, तो उन चीजों को हम अडल्ट्रेशन में, जो भी है फैक्ट्रीज कंपनीज, वो क्या करती हैं? अडल्ट्रेशन में उसको चीजों को यूज कर लेती है। तो बेसिकली अब अगर मैं ब्लैक पेपर दूंगी, ब्लैक पेपर मैंने दिया 1 किलो ब्लैक पेपर में मैंने मान लो कुछ अमाउंट आपका पपाया सीड डाल दिया, तो क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये क्या है? ये आपकी अडल्ट्रेशन है, ये आपकी मिलावट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी आपका फूड अडल्ट्रेंट हुआ है। अब ये अडल्ट्रेशन हो गई, फूड आपका अडल्ट्रेंट हो गया। जो भी फूड के अंदर अडल्ट्रेशन हो गई है वो आपका क्या कहलाएगा? अडल्ट्रेंट। अब इस फूड की अडल्ट्रेंट हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा? सबसे पहला ऑब्वियसली इसकी जो क्वालिटी है, फूड का जो आपकी क्वालिटी होगी वो हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, तो फूड अडल्ट्रेंट क्या करता है? फूड जो आपका फूड अडल्ट्रेटेड है उसकी क्वालिटी क्या होगी? आपके पास रिड्यूस्ड होगी। क्वालिटी रिड्यूस्ड होगी, नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली वो डेंजरस होगा, डेंजरस टू ईट ऑब्वियसली, क्योंकि आपने सोचा ये तो चलो फिर भी एक ब्लैक पेपर का एग्जांपल है। ऐसे नंबर ऑफ फूड्स या फिर नंबर ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके पास ऐसे होते हैं जो अडल्ट्रेटेड होते हैं, तो उनको अगर आप रेगुलर बेस पे खाओगे तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ पे एक डेंजरस इफेक्ट देंगे। तो इसीलिए क्या, क्योंकि उनकी क्वालिटी पहले ही रिड्यूस हो गई है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतनी क्वालिटी उसकी रहती ही नहीं है। नेक्स्ट क्या करते हैं? फिर वो आपके लिए डेंजरस रहते हैं, और नेक्स्ट उसके बाद में वो आपकी हेल्दी लाइफ के लिए अनफिट रहते हैं, अनफिट फॉर हेल्दी डाइट या फिर हेल्दी कंजप्शन, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हो। कि बेसिकली आपका जो डेली हेल्दी डाइट या फिर हेल्दी आप फूड कंज्यूम करते हो उन सारी चीज़ों के लिए अनफिट रहेगा। अनफिट मीन्स वो वहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने सोचा कि मैं ये फ्रूट खा रहा हूँ, इसके अंदर बहुत हेल्दी है, ये फ्रूट हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, मेरे को सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से प्रोवाइड होंगे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ? वो फूड जो है वो आपका अडल्ट्रेटेड है। फूड आपका अडल्ट्रेटेड है मीन्स ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी पूरी ही जीरो हो गई, जीरो नहीं होगी, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑब्वियसली उसमें आपका पॉजिटिव फूड भी होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? आपकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। जो आपका अडल्ट्रेटेड फूड था उसकी क्वालिटी कम हो गई, मतलब जितना हेल्दी या जितना न्यूट्रिशियस उसे होना चाहिए था अब वो उतना नहीं है। उसके बाद आप उस चीज को कंटिन्यूअसली या फिर कंज्यूम करते हो ऑलमोस्ट डेली बेस पे, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपकी कोई हेल्दी डाइट है, ऑब्वियसली हेल्दी हर कोई चाहता है कि हम हेल्दी कंज्यूम करें। कोई क्यों चाहेगा कि हम अडल्ट्रेटेड फूड खाएं या फिर हम गंदा फूड खाएं जिसकी वजह से आप खुद अनहेल्दी फील करें? तो जो भी एक हेल्दी हमारी कंजप्शन या फिर हेल्दी डाइट होती है उसके लिए वो क्या करता है? अनफिट रहता है। नेक्स्ट क्या होगा? अब जो हमारा फूड था, अडल्ट्रेटेड फूड था, उसकी क्या हुई? क्वालिटी तो डिग्रेड हो गई। तो ये क्वालिटी जो डिग्रेड हुई है, डिग्रेड मीन्स कम हुई है, रिड्यूस हुई है, तो ये क्वालिटी डिग्रेड हुई है, वो कैसे हो सकती है? दो चीजों की वजह से हो सकती है। एक हमने देखा यहाँ पर क्या किया, आपने ब्लैक पेपर के अंदर पपाया सीड्स को मिला दिया, मतलब फिजिकली, राइट? कि फिजिकल आपने उसमें कुछ भी लो क्वालिटी मटेरियल को मिला दिया। तो क्या किया आपने? इंक्लूजन ऑफ लो क्वालिटी मटेरियल। कि किसी भी फूड में अगर आपने अडल्ट्रेटेड करवाई है तो आप क्या करोगे? उसके अंदर जितनी क्वालिटी का जो हमारा फूड था वैसा ही या तो आप लो क्वालिटी का लेकर उसमें मर्ज कर दोगे। जैसे आप कुछ फ्रूट्स भी देखते हो तो कोई एप्पल आपको अच्छा दिख रहा है बट वो लुक्स में ही बेटर होता है, क्योंकि हम आजकल उसको पूरा एनालाइज भी कर पाते हैं कि ये आपका अडल्ट्रेटेड है, या फिर ऐसा कह देते हैं डायरेक्टली कि इसको इंजेक्शन देके बनाया है। ये सारी चीजें जो भी हम डेली लाइफ में हमारे एल्डर्स बोलते हैं वो सारी चीजें बेसिकली वो अडल्ट्रेटेड फूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वालिटी डिग्रेड हुई है। आपका फूड अगर अडल्ट्रेटेड हुआ है तो उस फूड की क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। अब वो किस वजह से हो सकती है? आपने अपना लो क्वालिटी फूड मटेरियल उसके अंदर ऐड कर दिया। या फिर इसके अलावा वो कैसे डिग्रेड हो सकता है?
कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट या फिर वाइटल एलिमेंट था, रिमूवल ऑफ वाइटल या फिर न्यूट्रिशियस एलिमेंट, कि या तो आपने क्या किया, एक तो आपने वैसा का वैसा सिमिलर दिखने वाले लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया, या फिर आपने क्या किया कि जो आपका इंपॉर्टेंट वाइटल एलिमेंट था उसको हटा दिया, उसके कुछ पार्ट को कम कर दिया। तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पार्ट को हटा दिया तो भी आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी, प्लस अगर आपने उसी इंपॉर्टेंट पार्ट में कुछ लो क्वालिटी को और ऐड कर दिया तो भी क्वालिटी कम होगी। तो क्वालिटी दोनों ही केस में आपकी डिग्रेड की जाती है, और अडल्ट्रेशन बेसिकली इसी वजह से होता है। अडल्ट्रेशन में आपकी क्वालिटी डिग्रेड होती है, और वो क्वालिटी डिग्रेड बेसिकली इन दो टाइप्स की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फूड की क्वालिटी है, फूड क्वालिटी जो है आपके पास वो किससे इंटरफेयर करेगी। एक तो हमने क्या किया था, ब्लैक पेपर में पपाया सीड डाल दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या है, आपका फिजिकल एडिशन है, किसी भी चीज का फिजिकल एडिशन है। तो इसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि फूड आपका जो फूड अडल्ट्रेंट हो रहा है या फिर जो क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, फूड की क्वालिटी जो रिड्यूस हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एडिशन से ही हो, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ में और भी आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी फूड की क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है, या फिर आपका फूड जो है वो अडल्ट्रेटेड हो सकता है। वो आपके पॉइंट्स क्या है, ऑब्वियसली फिजिकल है तो आपके यहाँ पर बायोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन से भी हो सकता है, केमिकल कंटामिनेशन। अभी बायोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन कब हो सकता है, जब आपने एक तो आपने इंटेंशनली फिजिकल एडिशन करवा दी, आपके फूड के अंदर कोई भी अडल्ट्रेंट या फिर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने ऐड अप कर दिया, या फिर आपका जो वाइटल इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एलिमेंट है सॉरी, उसको आपने वहां से रिमूव कर दिया, ये तो आपकी फिजिकल एडिशन हो गई। बट इसके बाद क्या होगा, आपकी बायोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मीन्स बेसिकली उसका डिटोरिएट होना, उसका खराब होना। तो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन या फिर केमिकल कंटामिनेशन, मतलब इन दोनों पैरामीटर्स की वजह से भी आपके कंटामिनेशन हो सकती है, मतलब खराब वो चीज हो सकती है, डिटोरिएट हो सकती है। तो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल में कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे जिसकी वजह से ये हो सकती है। ऑब्वियसली फूड आपने एक प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसकी हैंडलिंग की होगी, उसकी स्टोरेज है, उसकी प्रोसेसिंग है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, शिपिंग, एक जगह से दूसरी जगह आपने भेजा तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें, इन सारे पैरामीटर में आपका बायोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन इन्वॉल्व होता है कि फूड आपने एक तो फिजिकल एडिशन से उसको खराब कर दिया जानबूझ के। नेक्स्ट क्या हुआ, अनइंटेंशनली, मान लो ट्रैवलिंग के टाइम पे आपने उसकी हैंडलिंग की, उसकी स्टोरेज की, स्टोरेज में जो टेम्परेचर उसको चाहिए था, लाइट, ह्यूमिडिटी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिल पाई। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, या फिर ये जो सेकेंडरी पैरामीटर्स हैं जो भी आपके आ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी फूड की क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब ये जो फूड जो आपका अडल्ट्रेटेड था, तो उसके ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स बेसिकली रिजल्ट, परिणाम, कि अगर आपका फूड खराब हुआ है, आपका फूड अडल्ट्रेटेड हो गया है, तो उसकी वजह से अब आपके पास क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके यहाँ पर आ सकते हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा इंक्रीज्ड, क्या इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली फूड की इम्प्योरिटी, फूड का इम्प्योरिटी यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या किया है, आपका फूड अडल्ट्रेटेड हो गया है, उसकी प्योरिटी जो है वो कम हो गई है, उसकी प्योरिटी कम हो गई है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है, वो रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी फूड की इम्प्योरिटी बढ़ी है और प्योरिटी घटी है। तो आपकी फूड की इम्प्योरिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। फूड की इम्प्योरिटी इंक्रीज हो गई, ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। हेल्थ इश्यूज में आपका स्टमक पेन आ सकता है, स्टमक इरिटेशन आ सकती है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, पेप्टिक अल्सर आ सकते हैं, इवन आपका हार्ट पे भी इफेक्ट जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे आपके हेल्थ इश्यूज या फिर हेल्थ डिजीज आपको यहाँ पर हो सकती है। तो इसीलिए बेसिकली आज के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि फूड आप अपना खुद से ही ग्रो करो। फूड वेजिटेबल्स आप कोशिश करें कि आप अपना घर पे प्लांट लगाएं और उसको खुद ही से ही ग्रो करवाएं और खुद ही उसको इंटेक करें, क्योंकि वहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली इम्प्योरिटी वाले चांसेस जो है वो मिनिमम हो जाएंगे। और अगर ये चीजें आपको थोड़ी हैक्टिक लगती है, ऐसा आप नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, गो फॉर ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड में बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी आपके
ये सारी चीज़ें अडल्ट्रेशन या फिर ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी वहाँ पर नहीं होती, ऑर्गेनिक फूड को आप कंज्यूम कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, फूड की इम्प्योरिटी कम हो गई है, नेक्स्ट आपका क्या रिड्यूस होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है कि जो भी आपका फूड था सबसे पहला उसकी इम्प्योरिटी बढ़ गई है, प्योरिटी खत्म हो गई है, उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो गई है। नेक्स्ट आपके न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसकी कमी, लैक मींस कमी, न्यूट्रिशंस वैल्यू या फिर जो भी न्यूट्रिशियंस आपके उसके फूड में फ्रूट में प्रेजेंट थे वो उन सबकी कमी होने लगी है, क्योंकि आपका फूड अडल्ट्रेटेड हो गया है, क्योंकि आपके फूड में मिलावट हो गई है, उसमें किसी भी टाइप का फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको वेरियस डिजीजेस का भी इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, जो भी अभी हमने डिस्कस किया था। वेरियस डिजीज आपको कौन सी हो सकती है, स्टमक पेन, स्टमक इरिटेशन, पेप्टिक अल्सर, आपका हार्ट पे भी इफेक्ट जा सकता है। ये सारी चीजें जो भी आपकी हेल्थ डिजीज के अंदर ये सारी चीजें कंसीडर होंगी, उसकी वजह से ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, बेसिकली क्या किया हमने, अडल्ट्रेशन की बात की थी। अडल्ट्रेशन मीन्स आपका हुआ है मिलावट, फूड आपका ऑलमोस्ट खराब होने की उस पर है। तो क्या है, नेक्स्ट फूड आपका अडल्ट्रेंट हो गया है। अडल्ट्रेंट कैसे हुआ है, एक तो आपका वो फिजिकल एडिशन से अडल्ट्रेंट हो सकता है, नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल या फिर केमिकल कंटामिनेशन की वजह से अडल्ट्रेंट हो सकता है, या फिर आपका जो फूड है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हुई है, तो वो दो चीज़ों की वजह से हो सकती है। एक तो आपने लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है, उसके अंदर मिला दिया है, और या फिर जो भी आपका वाइटल या फिर इम्पोर्टेंट एलिमेंट था उसको आपने वहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इन सब की वजह से क्या होगा, आपके ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस आपके पास आ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब फूड का अडल्ट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फूड अडल्ट्रेंट, अभी हमने एक एग्जाम्पल स्टडी किया था, ब्लैक पेपर के साथ आपने पपाया सीड को ऐड करवा दिया था। अब उस चीज को हम एनालाइज कैसे करवा सकते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल में देखो, ब्लैक पेपर प्लस आपका क्या ऐड हो गया है यहाँ पर, पपाया सीड्स। अब इसकी एनालिसिस हम कैसे करवा सकते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन से। विजुअल एग्जामिनेशन से क्यों करवा सकते हैं, क्योंकि पपाया सीड क्या होगा, कंपैरेटिवली ये थोड़ा आपका बड़ा साइज का होगा और पपाया सीड कंपैरेटिवली स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, तो विजुअल एग्जामिनेशन से मतलब आप देख करके ये चीज को पता लगा सकते हो कि आपका, अगर आप उसको केयरफुली एनालाइज करो तो आप उसकी पपाया में, ब्लैक सीड में सॉरी पपाया को देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में ब्लैक पेपर, मैंने कहा कि ब्लैक पेपर का आपका थोड़ा साइज ज्यादा रहेगा और क्या है, पपाया सीड का आपका कंपैरेटिवली साइज कम रहता है। तो एक आप विजुअल एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हो, दूसरा आप स्मेल से पता लगा सकते हो, क्योंकि ब्लैक पेपर में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जिसको देखकर आप स्मेल करके बता सकते हो कि आपके पास ये ब्लैक पेपर है। बल्कि पपाया सीड वहां पर क्या है, उसमें कोई ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं होती है। क्लियर है, तो फूड अडल्ट्रेशन आप इस तरीके से एग्जामिन कर सकते हो अपने लेवल पे। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, आपकी अरहर दाल, अरहर पल्स, ठीक है, जिसको हम और क्या कहते हैं, तुअर की दाल भी कह सकते हैं। इसके अंदर आप अडल्ट्रेशन किसकी करवा सकते हो, जैसे ये तो है आपका मेन इंग्रेडिएंट और ये है आपका अडल्ट्रेंट। ठीक है, तो इसमें आप किसके अडल्ट्रेंट करवा देते हो, केसरी पल्स की, केसरी पल्स की अडल्ट्रेशन करा देते हो। क्या होती है, केसरी पल्स बेसिकली दिखने में तुअर दाल जैसी या फिर अरहर दाल की जैसी ही दिखती है, तो इन दोनों की आप अडल्ट्रेशन करा देते हो। ये आपकी अरहर की दाल है। सिमिलरली जो आपके केसरी पल्स है, जो कि लार्ज केसरी पल्स जिसको हम कहते हैं, केसरी पल्स आपकी दो टाइप्स की होती हैं, एक स्मॉल होती है और एक लार्ज होती है। तो जो आपकी लार्ज वाली केसरी पल्स होती है वो क्या करती है, आपकी अरहर दाल से रिजेम्बलेंस शो करती है। रिजेम्बलेंस शो करती है मतलब दोनों की लुक्स जो है, शेप, साइज, कलर, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, और इसको आप कैसे सेपरेट आउट कर सकते हो, ऑब्वियसली बाय विजुअल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ, आपके पास आता है एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा, एसाफोइटिडा मीन्स हींग। घर पे आपने देखा है हींग हम यूज करते हैं तड़के के लिए, या फिर किसी भी आपने ऐड में भी देखा होगा, हींग का एडवर्टीजमेंट आता है आपके टीवी में, तो हींग को हम बेसिकली कहते हैं एसाफोइटिडा। ठीक है, तो अब एसाफोइटिडा की आपकी अडल्ट्रेशन कैसे हो सकती है, एसाफोइटिडा में आपका रेजिन और कलर, इन सब की एडिशन होकर क्या उस हींग का जो भी आपका पाउडर है
फॉर एग्जाम्पल ये आपका रियल हींग पाउडर है, एसाफोएटिडा पाउडर है, इसके अंदर आपने क्या किया है, कलर और रेजिन के मटेरियल्स को एड अप कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई यहाँ पर अडल्ट्रेशन। अब इस चीज को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इस चीज को एनालाइज करने के लिए आप क्या करोगे, एक हम छोटा सा टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट में बेसिकली क्या करोगे, एक आप कंटेनर लो या फिर हम टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एक सैंपल डाला है, सैंपल मतलब कुछ भी आप लिक्विड यहाँ पर यूज कर सकते हो, या फिर अगर इस सैंपल को अगर हम रिमूव भी कर दें, हम सिर्फ सीधा वाटर डालें, ठीक है। आपने एक टेस्ट ट्यूब में या फिर एक कंटेनर में वाटर लिया, उसके अंदर आपने क्या डाला, एसाफोएटिडा को डाला। तो एसाफोएटिडा क्या करेगी, बेसिकली डिसॉल्व हो जाएगी क्विकली, जल्दी से। एसाफोएटिडा क्या होती है, वाटर सोल्यूबल होती है, तो जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो वो तुरंत से आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, तुरंत से डिसॉल्व होगी, प्लस आपका क्या शो करेगी, वाइट क्रीमी कलर, ठीक है। और क्या होगा अब नेक्स्ट, ये एक आइडियल एसाफोएटिडा का मैंने टेस्ट बताया है। अब अगर उसके अंदर रेजिन या फिर कलर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये हींग जो एसाफोएटिडा आपने यूज की है, ये अगर अडल्टेटेड है तो ये वाटर में डिसॉल्व क्विकली नहीं होगी, सबसे पहला। दूसरा क्या होगा, जो आपकी व्हाइट क्रीमी कलर आया है वो कलर थोड़ा सा कलर्ड होगा, व्हाइट क्रीमी कलर्ड वो नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या पता चलेगा कि आप में इसकी अडल्ट्रेशन हुई है और आपने कुछ कलर या फिर रेजिन यहाँ पर ऐड किया है, क्लियर। और इसके बाद इसका एक और टेस्ट हम ये कर सकते हैं कि एसाफोएटिडा को, कुछ हींग को आप क्या करो, अपना जो आपका फॉक होता है, ठीक है, इस फॉक के ऊपर आपने एसाफोएटिडा को रखा, ये मैंने एसाफोएटिडा को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगी, फ्लेम पर लेके जाऊंगी, इसको मैं लेके गई फ्लेम के ऊपर, ऐसी आग सी बन गई, ठीक है। इसको मैं फ्लेम पर लेके गई, फ्लेम पर लेके जाने के बाद क्या होगा, जो मेरा एसाफोएटिडा है वो क्या करेगा, बर्न करेगा, क्विकली बर्न करेगा, ठीक है। एसाफोएटिडा क्विकली फ्लेम की कंडीशन में या फिर फ्लेम के कांटेक्ट में आने के बाद डायरेक्टली बर्न करता है, ठीक है। और अगर आपका एसाफोएटिडा अगर एडल्टेटेड है तो सेम चीज, बर्निंग वहां पर क्विकली नहीं होगी, और ऐसा ही एसाफोएटिडा को जब मैं वाटर में ले रही हूँ तो वो क्विकली डिसॉल्व नहीं होगा। ये दोनों प्रोसेस, ये भी आपका क्विकली होता है और बर्निंग भी आपकी क्विकली होती है। तो अगर उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन होगी तो वो चीजें क्विक पर्पस के साथ में नहीं होंगी, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फूड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइपनिंग क्या होती है। बेसिकली राइपन फूड आपके पास होता है, राइपन मीन्स बेसिकली जो भी आपका फूड है, फ्रूट है, वो क्या हुआ है, पूरा पका हुआ है। राइपन मीन्स पूरा है, वो मेच्योर है, पका हुआ फूड आपके पास है, ठीक है। अब ये फूड आपका कैसे होगा, आपका आपने देखा होगा ट्री है, ट्री के ऊपर पहले सीड है, वो सीड धीरे धीरे ग्रो होता है, फिर आपका पूरा का पूरा फ्रूट आपको वहां पर दिखता है। तो बेसिकली क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ऑब्वियसली नेचर के थ्रू होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ये। राइपनिंग ऑफ फूड क्या है, राइपनिंग ऑफ फूड इज अ राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फूड व्हाटएवर इट इज, राइपनिंग ऑफ फूड इज बेसिकली अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। वो क्या करती है, अब इन सब के बाद में क्या होगा, जो भी आपका फूड होता है वो खाने लायक बनता है, दैट इज एडिएबल बनता है, एडिएबल बनता है, प्लस उसके साथ में क्या बनता है, पैलेटेबल। पैलेटेबल मीन्स जो भी उसका टेस्ट है, अगर उसके किसी टाइम पे बिटरनेस भी होती है, जैसे अगर कोई फूड है, अगर वो थोड़ी इमेच्योर स्टेट पे है अपना, अभी तक वो पूरा मेच्योर नहीं हुआ है, तो उस केस में भी वो आपका कड़वा हो सकता है, बिटर सोर हो सकता है टेस्ट में। बट अगर आपका कोई फूड है वो पूरा अच्छे से मेच्योर हो गया है, राइपन फ्रूट है, तो क्या होगा, वो उसका पैलेटेबल होगा। पैलेटेबल्स मीन जो भी उसका टेस्ट है वो बेटर होगा, टेस्ट उसका एनहेंस्ड होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या हो सकती है, न्यूट्रिशियस होगा। न्यूट्रिशियस मीन्स फुल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो राइपनिंग का आपने मतलब समझा, राइपनिंग मीन्स आपका फूड का पूरा मेच्योर स्टेट पे आना, फूड का, फ्रूट का, उसका पूरा तरीके से पक जाना। और ये पूरा प्रोसेस क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचर के थ्रू होता है, अपने आप से होता है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपकी जो फूड अगर आपका राइपन आया है, अब वो फूड क्या होगा, आपका एडिएबल होता है, खाने लायक होता है, क्योंकि अगर आप कोई अनराइपन फूड या फिर ऐसा कुछ खा पाओगे तो वो इजीली आप नहीं खा पाते हो, वो खाने लायक फूड नहीं होता है।
तो नेक्स्ट क्या होता है, एडिएबल फ्रूट आपका वो रहेगा, फिर वो पैलेटेबल होता है, मतलब उसका टेस्ट जो है वो बढ़कर आता है। दैट मीन्स सोरनेस जो है उसकी, सोरनेस आपकी डिक्रीज हो जाती है और स्वीटनेस इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट न्यूट्रिशियस होता है, उसके अंदर बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिशंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। और जो राइपन फ्रूट होता है बेसिकली क्या होता है, सोरनेस उसकी रिड्यूस हो जाती है, स्वीटनेस उसकी इंक्रीज हो जाती है, प्लस उसके बाद में क्या होता है वो सॉफ्ट नेचर का हो जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है उस फूड की। ठीक है। और जो भी है उसमें कलर में, अरोमा में चेंज इन कलर, अरोमा मीन्स उसकी फ्रेग्रेंस, स्मेल जो भी है, इन सारी चीज़ों के अंदर कुछ वेरिएशन चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अगर कोई फ्रूट आपने देखा हो तो अर्लियर स्टेज पे मान लो वो ग्रीन कलर का है और वो पूरा मैच्योर होने के बाद, पकने के बाद येलो कलर का हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, ऑब्वियसली मैंगो। जब मैंगो आपकी कच्ची होती है, जब वो कैरी सी होती है, तब वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। और यूजुअली जब वो पूरी पक जाती है, अच्छा इडिएबल टेस्टी मैंगो जब आपको मिलता है तो आपका येलो कलर का होता है। ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, ये प्रोसेस पूरी राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, मतलब आपका फूड का पकना। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग। ऑब्वियसली अब तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, राइपनिंग क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है आपके फूड का मेच्योर होना, फूड का पूरा पक जाना। ठीक है। और जो आपका राइपन फ्रूट होगा उसके सारे आपके पास एडवांटेजेस या फिर ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आर्टिफिशियल राइपनिंग की। नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल मीन्स नेचुरली वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। एक तो मेरा राइपनिंग हो रहा था नेचुरली मेरा फूड जो फ्रूट है वो मेच्योर हो रहा है, उसके अंदर ये सारी चीजें ग्रोथ हो रही है, तो वो इडिएबल है, टेस्टी फूड है, न्यूट्रिशियस है, स्वीट है, ये सारी चीजें मेरा वो फ्रूट है। बट अगर वो चीज को मैं आर्टिफिशियली इंक्रीज करवा रही हूँ, आर्टिफिशियली उस फूड को मैं राइपन करवा रही हूँ, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग कहते हैं। आर्टिफिशियल राइपनिंग में अब क्या होगा, ऑब्वियसली आपका कोई भी आर्टिफिशियल सब्सटेंस को आप यूज करते हो, आर्टिफिशियल सब्सटेंस को यूज करोगे किस चीज के लिए, राइपनिंग के लिए, और फिर उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल राइपनिंग। क्लियर है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल राइपनिंग का डेफिनेशन कैसे लिखोगे, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस आर बेसिकली यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट और फूड इज नोन एज आर्टिफिशियल राइपनिंग। क्लियर है। आर्टिफिशियल राइपनिंग में क्या होता है, जैसे आपका फूड जो खुद से मेच्योर हो रहा था, खुद से बढ़ रहा था, नेचुरली फिजियोकेमिकल प्रोसेस से ये सारी चीजें हो रही थी, तो उसमें आपने क्या किया, अब आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस को यहाँ पर आपने यूज कर लिया। अब वो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस आपके पास क्या होते हैं, अब बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी राइपनिंग को एक्सेलरेट कर देता है। जैसे नेचुरली अगर कोई वो चीज ज्यादा हो रही है, कुछ टाइम में हो रही है, तो आर्टिफिशियल राइपनिंग क्या कर देगा, कम टाइम में आपके फ्रूट को राइपन कर देगा, मतलब उसको कम टाइम में उसकी राइपनिंग जो है उसको एक्सेलरेट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस हम कौन से यूज करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए। तो उसमें बेसिकली आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को यूज किया जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेसिकली आपके एसिटाइलिन गैस और आपकी इथाइलिन गैस को यूज किया जाता है, इथाइलिन गैस। ऑलराइट, बेसिकली मेजरली आपका इथाइलिन गैस को यूज किया जाता है। अब ये आर्टिफिशियल राइपन्स क्या करते हैं, आपका जो भी फूड है उसको एक तो उसकी राइपनिंग को प्रमोट करते हैं, मतलब एक्सेलरेट करते हैं, राइपनिंग को प्रमोट करते हैं, और उसके साथ साथ में उसका जो कलर है उसको भी चेंज कर देते हैं और एनहेंस करके उसके कलर को आता है। तो हम फ्रूट को देखकर भी एनालाइज कर पाते हैं कि ओवर इसमें कलर्ड है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ आर्टिफिशियल राइपनिंग हुई होगी। क्लियर है। मेजरली आपके पास आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए आपके पास एक केमिकल यूज किया जाता है, कॉमनली यूज्ड केमिकल जिसको हम बोलते हैं वो है आपका कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड इज बेसिकली CaC2। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड आपका मेजरली यूज्ड आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो कैल्शियम कार्बाइड है। बेसिकली हमने यहाँ पर बात की थी कि आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन में आपके पास ये दो बेसिकली गैसेस के एग्जांपल्स थे, बट ये गैसेस है, बट एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जो मेजरली आप यूज करते हो, कॉमनली यूज करते हो, उसका एग्जाम्पल आपके पास है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। तो अब कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड थोड़ा आपका एसिटाइलिन गैस को प्रोड्यूस करता है। एसिटाइलिन गैस क्या थी, मैंने अभी बताया था लास्ट स्लाइड में।
एसिटाइलिन क्या करती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि आपकी राइपनिंग को प्रमोट करती है और उसके साथ साथ में उसके कलर को भी एनहेंस करती है। ठीक है, एसिटाइलिन गैस, और इसको पर्टिकुलरली इस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, मसाला कहते हैं। कि आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, एक मसाला यूज किया जाता है, और वो मसाला क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। लोकल लैंग्वेज में या फिर बेसिक लैंग्वेज में इसको हम मसाला कह सकते हैं। क्लियर है। अब क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी है ऑब्वियसली आपकी हेल्थ के लिए, और ये क्या करता है इसके अंदर, कॉज कैंसर, इवन कैंसर के जो एजेंट्स होते हैं उनको प्रमोट करता है, मतलब कैंसर का पोटेंशियल ये रखता है बेसिकली अगर आप इसको यूज करते हो तो कैल्शियम कार्बाइड बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है हमारे लिए। हमें आर्टिफिशियल राइपन फ्रूट्स को बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें ये सारे केमिकल्स आपके पास वहाँ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, आपकी एसिटाइलिन गैस को प्रोड्यूस कर सकता है, और इसके साथ में ही हमने देखा था कि इथाइलिन गैस भी आपकी होती है। इथाइलिन गैस को भी आप आर्टिफिशियल राइपनिंग में यूज करते हो। तो कंपैरेटिवली एसिटाइलिन गैस दैट इज कैल्शियम कार्बाइड कंपैरेटिवली टू CaC2, कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, एसिटाइलिन गैस को आपका प्रमोट करता है, उसको बाहर करता है, और एक आपका है इथाइलिन गैस। तो कंपैरेटिवली आपका इथाइलिन गैस बेटर है, हेल्दी है कंपैरेटिवली टू दिस, क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर कैंसर कॉजिंग का पोटेंशियल होता है, प्लस इवन एट लिटिल क्वांटिटी में भी क्या कर सकता है, आपके लिवर को और उसके साथ साथ अदर ऑर्गन्स हैं उन सबको इफेक्ट कर सकता है, कंपैरेटिवली आपका इथाइलिन गैस और एसिटाइलिन गैस, या फिर इथाइलिन गैस और CaC2 दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड आपका क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटाइलिन गैस। तो इन दोनों के कंपैरेटिवली में आपका इथाइलिन गैस जो है वो कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूज किया जा सकता है। एक लेवल पे इथाइलिन गैस का यूज करना गवर्नमेंट ने भी परमिट किया हुआ है, बट ये आपका इंडिविजुअल का चॉइस है कि आपको आर्टिफिशियल राइपन फ्रूट खाना है या नहीं खाना है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको परमिट किया हुआ है, इसको अलाउ किया हुआ है फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए। ठीक है, अब अगर आप आर्टिफिशियल राइपन फ्रूट खाते हो, आर्टिफिशियल राइपन्स अगर आप फूड खाते हो तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, बहुत हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, स्टमक इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, स्टमक इरिटेशन, आपका कोई भी पेप्टिक अल्सर और ऐसे नंबर ऑफ आपके हेल्थ डिजीजेज हैं जो कि आपके आर्टिफिशियल राइपन फूड को इनटेक करने से हो सकती हैं। क्लियर है, आर्टिफिशियल राइपनिंग यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। आर्टिफिशियल राइपनिंग में बेसिकली क्या होती है, राइपनिंग का मतलब हमारा क्या था कि आपका जो भी फूड है उसका पकना, अब वो एक नेचुरल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को नेचर के थ्रू ना होते हुए आप क्या कर रहे हो, उसको अलग से आर्टिफिशियली यूज कर रहे हो। आर्टिफिशियली यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो जो चीज है उसकी जो भी राइपन की प्रोसेस है वो एक्सिलरेट होगी, इंक्रीज होगी, और उसके साथ साथ में क्या होगा, इंक्रीज तो हो रही है, फ्रूट तो आपका जल्दी पक गया, बट उसके साथ साथ आपको क्या है, नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस या फिर नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक छोटा सा है, उसका नाम है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, आपने नाम सुना होगा। पेस्टिसाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, आपका फार्मिंग के दौरान जब कोई भी चीज़, फ्रूट, आपके ग्रेन्स, अगर कुछ भी चीज़ों की फार्मिंग हो रही है तो उस जगह पे पर्टिकुलर इंसेक्ट्स का, पेस्ट का, फंगस का, उन सब की ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स बेसिकली आपकी क्लासिफाइड होती है, जैसे इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड्स है, ऐसे करके पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स की ग्रोथ को रोकता है। पेस्टिसाइड है तो बेसिकली क्या करेगा, वो पेस्ट की ग्रोथ को रोकेगा। तो पेस्टिसाइड्स हम चाहते हैं कि हमारा फूड जो है, हमने जो फार्मिंग की है वो खराब ना हो, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। ठीक है, बट ये पेस्टिसाइड क्या करेगा, ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो पेस्टिसाइड्स अगर हमें यूज सबसे पहला नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर पेस्टिसाइड्स यूज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ऐसा लगती है कि हमारी जो भी ग्रोथ है, फार्म है, वो सब कुछ खराब हो जाएगा, तो फार्मर्स को ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आपकी हेल्थ पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती जितना कि आपकी ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर के केस में
इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर आपकी 203 पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड है। एग्रीकल्चर के लिए 203 पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड है। बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब जो आपका पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड आपने यूज किया, आपका जो फ्रूट था, ग्रेन था, वो तो अच्छे से ग्रो हो रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट क्या है, ये पेस्टिसाइड्स ह्यूमंस के लिए बहुत सारे अनहेल्दी पैरामीटर्स को ग्रोथ करता है। तो बेसिकली जो पेस्टिसाइड्स आप यूज करते हो उसकी वजह से क्या हो सकती है, आपकी जो हेल्थ है वो दो चीजों की वजह से खराब हो सकती है, या फिर पेस्टिसाइड्स कैन कॉज एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज ये आपकी कॉज कर सकता है। एक्यूट मीन्स एक कम टाइम के लिए और क्रोनिक मीन्स एक बहुत लार्ज लंबे टाइम के लिए आपकी डिजीजेस को कॉज कर सकता है। और इवन पेस्टिसाइड के थ्रू जो भी आपको डिजीजेस हुई हैं तो वो एक्सपोजर के बाद, मतलब जब अगर आपको पेस्टिसाइड के थ्रू कोई इन्फेक्शन या फिर हेल्थ इश्यू हो गया है तो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा मंथ्स टू ईयर्स तक चलता है। एक्सपोजर के बाद में मंथ्स टू ईयर्स तक की आपकी जो भी कॉज हुआ है, कोई भी डिजीज हुई है, वो लंबे समय तक चलती है। इसीलिए पेस्टिसाइड्स को हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और इफ़ अगर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को प्रेफर करना चाहिए। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक्यूट हेल्थ इश्यूज़ की। एक्यूट हेल्थ इश्यूज़ में आपके पास कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं? एक्यूट हेल्थ इश्यूज़, एक्यूट हेल्थ इश्यूज में आपकी जो आईज है, स्टिंकिंग आईज हो सकती है, आईज में आपका जलन हो सकती है, आईज में आपकी रेडनेस हो सकती है, तो ये सारा आपका क्या आता है, एक्यूट हेल्थ इश्यूज में। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो सकता है, आपको रैशेज हो सकते हैं, इरिटेशंस हो सकती हैं, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। ब्लिस्टर मीन बेसिकली आपकी बॉडी में कहीं पर भी अल्सर होना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपको डायरिया हो सकता है हेल्थ इश्यूज में, अल्सर्स, पैप्टिक अल्सर्स, ये सारी चीज़ें ये पर्टिकुलरली क्या होती है। और इवन कुछ टाइम के बाद में अगर ये एक्यूट हेल्थ आपका बहुत ज़्यादा समय तक चलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक में। ऑलराइट, तो क्रोनिक हेल्थ इश्यूज में आपके पास कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं? क्रोनिक हेल्थ इश्यूज में मतलब लंबे, अगर आपका जो पेस्टिसाइड्स के थ्रू अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया है तो वो एक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक के लिए हो सकता है। सबसे पहले एक्यूट है, एक्यूट के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि आपको ये हेल्थ इश्यूज वहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद में क्रोनिक हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो क्रोनिक हेल्थ इश्यूज में हम बात करते हैं कि पेशेंट को इवन कैंसर भी हो सकता है, उसकी बर्थ डिफॉर्मेशन हो सकती है, बर्थ डिफॉर्मेशन हो सकती है, दैट इज कि जो भी पेशेंट है वो बर्थ देने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी करने के लिए फेवरेबल नहीं रहता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो भी है वो नहीं हो पाती है। आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी डिस्टर्बेंस हो जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपका इसके साथ साथ में और भी आपकी जो हार्मोनल इफेक्ट्स हैं वो सारी, बहुत सारी आपकी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपको होने लगती है इवन। और इसके साथ साथ में अगर आपका जो पेस्टिसाइड है उसकी वजह से अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो दैट कैन इवन कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। की पेस्टिसाइड्स हमारे लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल है कि एक्यूट के साथ साथ क्रोनिक के साथ साथ इवन वो पेशेंट की डेथ को भी लीड कर सकती है। ऑलराइट, तो पेस्टिसाइड्स का यही है। और ऑब्वियसली पेस्टिसाइड्स इनके अलावा, ऑब्वियसली अडल्ट की बात हो रही है, बट इसके अलावा पेस्टिसाइड्स आपका क्या करता है, मेजरली न्यू बॉर्न जो होते हैं, न्यू बॉर्न या फिर चिल्ड्रंस, न्यू बॉर्न और चिल्ड्रंस को कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्म करता है कंपैरेटिवली टू अडल्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद का पेस्टिसाइड्स, यहाँ पर हमारा इतना इंट्रोडक्शन का पार्ट है पेस्टिसाइड में।